हेलो दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सेंटर स्टेट रिलेशन के दूसरे पार्ट के साथ हूँ। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन को देखा था। हमने उसका बैकग्राउंड देखा था कि कैसे हमारे देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, और फेडरल सिस्टम का बेस ही होता है जो भी फेडरेशन की यूनिट्स हैं, सेंटर यानी कि सेंटर और स्टेट, उनके बीच में पावर्स का डिवीजन किया जाए। तो इसी के मद्देनज़र हमने सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन देखा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँ, मैं आप सबको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि मैंने लक्ष्मीकांत की जो लेटेस्ट पॉलिटी की बुक है, उसको अलग अलग लेक्चर में कवर करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो जो नए हैं वो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दोस्तों, अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में और आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक इसकी चर्चा है। अब जैसे हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन वाले टॉपिक में अलग अलग सब हेडिंग्स के माध्यम से लेजिस्लेटिव रिलेशन को समझा था, वैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को भी अलग अलग सब हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें पहला सब हेडिंग है कि एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा है। तो देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी संबंध है, वो मोर और लेस लेजिस्लेटिव स्फेयर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर हो या फाइनेंशियल स्फेयर हो, मोर और लेस सेम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है, वो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन के ही उसके ही पदचिन्ह पे चलता है, उसी को फॉलो करता है। यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो यूनियन लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास होती है, स्टेट लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट के पास होती है। अब यहाँ पे ये चेंज है। लेजिस्लेटिव रिलेशन में हमने देखा था कि यूनियन लिस्ट पे लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास थी, स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास थी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास थी। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट दोनों के कानून में कोई टकराव होता है, तो जो सेंटर का कानून होता है वही प्रिवेल करता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर है, वो पहले स्टेट्स के पास है। लेकिन अगर सेंटर चाहे, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मदद से या फिर एक पार्लियामेंट्री लॉ पास करके एक कॉन्करेंट लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर को अपने पास वो ले सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा हमारा सब हेडिंग है कि सेंटर और स्टेट के क्या क्या ऑब्लिगेशन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर पे दो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पहला ये है कि किसी भी स्टेट की ये बाध्यता है कि वो पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए किसी भी लॉ को अपने स्टेट में कंप्लाई करे। ठीक है, अपने राज्य में उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। और दूसरा ये कि कोई भी स्टेट सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, या अपने मन में कोई भी प्रेजुडिस नहीं रखेगा कि सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को हम कम कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंटर ने जो भी ऑब्लिगेशन स्टेट पे थोपे हैं, उन ऑब्लिगेशन को फॉलो ना करने की स्थिति में आर्टिकल 365 का यूज होता है, और 356 के तहत उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली चीज हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट को बहुत सारे डायरेक्शंस दे सकता है। अब जैसे सेंटर स्टेट को यह डायरेक्शन दे सकता है कि वो संचार के साधनों को अपने राज्य के सीमा के अंदर बनाए रखे और उनका रखरखाव करे। फिर दूसरा ये है कि स्टेट्स जो है वो रेलवे को प्रोटेक्ट करेंगे। माफ कीजिएगा। फिर स्टेट की ये जिम्मेदारी है, सेंटर स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे अपने राज्य में जितने भी अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं, है ना, ऐसे बच्चे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन को दिया जाए, ऐसा राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये डायरेक्शन सेंटर स्टेट को देता है। फिर हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट को यह भी डायरेक्शन दे सकता है कि राज्य में
अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए राज्य विशेष योजनाएं बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करे। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इन सारे डायरेक्शंस को फॉलो ना करने की स्थिति में आर्टिकल 365 ये इस बात का अधिकार देता है कि उस केसेस सॉरी हाँ कि इन सारे केसेस में प्रेसिडेंट रूल को उस स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, यानी जो भी इनके फंक्शंस है चाहे वो सेंटर के हो या स्टेट के हो, ये दोनों एक दूसरे पे अपने दायित्वों को कभी कभी सौंप सकते हैं। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। कैसे कि यूनियन लिस्ट पे स्टेट कभी भी कानून नहीं बना सकता। स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 स्थितियां हैं। उसके अलावा जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकता है। इवन कि कोई अकेला स्टेट भी ये नहीं बोल सकता कि आप हमारे स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाइए। 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलके ही पार्लियामेंट को इस बात की अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाइए। फिर हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो जनरली जो लेजिस्लेटिव पावर है उसी के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव स्फेयर में इतना रिजिड डिवीजन जैसा कि लेजिस्लेटिव स्फेयर में है, क्या करेगा कि हमें एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच होगा? सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से लेजिस्लेटिव स्फेयर में सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिजिड डिवीजन है कि यूनियन लिस्ट पे सेंटर को कोई अधिकार नहीं है, यूनियन लिस्ट पे स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है, स्टेट लिस्ट पे यूनियन को कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा डिवीजन हम एग्जीक्यूटिव स्फेयर में करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे समस्याएं पैदा हो जाएंगी और स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोविड-19 एक पैंडमिक हमने देखा कि हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने इसका दंश झेला। अब कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो स्टेट लिस्ट के थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि सेंट्रल लिस्ट के थे। अब इस पे अगर दोनों यानी कि केंद्र और राज्य अगर मिलके काम नहीं करते तो हमारे यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, हेल्थ, ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। अब ये दोनों सीधा सीधा कोविड-19 पैंडेमिक से जुड़े हुए हैं। वहीं जो वैक्सीनेशन है ना, अपने देश के अंदर जो भी व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर, उसको मेंटेन करना, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, देश में जो है समरसता बनाए रखना, ये सब सेंटर का दायित्व है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ऐसी स्थिति में राज्य अकेला पड़ जाता कि उसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, राज्य अकेला पड़ जाता स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, सेंटर उसको हेल्प नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में क्या कोविड-19 से हमने जिस तरीके से निपटा, क्या उस तरीके से हम निपट पाते? तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में सेंटर और स्टेट एक दूसरे को अपने फंक्शंस को सौंप सकते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेटिव स्फेयर की तरह रिजिडिटी और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन की व्यवस्था की, यानी केंद्र चाहे तो राज्य को अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन सौंप सकते हैं और राज्य चाहे तो केंद्र की अनुमति से अपने फंक्शंस केंद्र को सौंप सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का म्यूचुअल डेलीगेशन कैसे होता है। सबसे पहला कि जो प्रेसिडेंट है, डेलीगेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो कि सेंटर का है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास इस बात की शक्ति है। फिर डेलीगेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर क्या है? कि गवर्नर, किसी भी राज्य का गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेंटर को सौंप सकता है। यहाँ पे पहले वाले प्रेसिडेंट वाले डेलीगेशन में हमने देखा कि प्रेसिडेंट किसी भी राज्य को केंद्र के कार्यों को सौंप सकता है। गवर्नर वाले में हमने देखा कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से राज्य के किसी भी कार्य को केंद्र को सौंप सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने समझाया। अब देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ डेलीगेशन है ये कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो सेंटर को ये अलाउ करता है कि अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन आप स्टेट को डेलीगेट करें, यानी अपने कार्य आप राज्य को सौंप सकते हैं बिना उनके कंसेंट के भी। यानी केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य को कोई कार्य सौंप सकता है, अगर उस राज्य को उस चीज से परेशानी है तो भी। अगर राज्य को ये मंजूर ना है तो भी सेंटर किसी भी फंक्शन को स्टेट्स को डेलीगेट कर सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में ये जो डेलीगेशन होगा, माफ कीजिएगा, ऐसे केसेस में ये जो डेलीगेशन होगा वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट करेगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो डेलीगेशन होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, वो प्रेसिडेंट कर रहा था कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा था। लेकिन अगर बिना स्टेट्स के कंसेंट के सेंटर चाहता है कि किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को वो डेलीगेट करे किसी स्टेट को, तो ऐसे स्थिति में प्रेसिडेंट नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करें और इसको दोबारा सुने, और 2 या 3 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब फिर देखिए, अ लॉ मेड बाय parliament on a subject in the union list can confer power on the state, impose duties on the state, authorize the center to exercise power over the state even without the state consent। अभी यही यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझाई कि अगर सेंटर की अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किसी स्टेट को बिना उसके कंसेंट के डेलीगेट करता है, तो उसके लिए यूनियन उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और ये कानून क्या कर सकता है, स्टेट को पावर कन्फर कर सकता है, स्टेट पे ड्यूटीज कन्फर कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर पे लिमिटेशन क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर पे ये लिमिटेशन है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपने पावर्स को सेंटर को डेलीगेट नहीं कर सकता। यहां पे हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट्स को डेलीगेट कर सकता है, गवर्नर स्टेट के फंक्शन को सेंटर को डेलीगेट कर सकता है तब जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उसे अनुमति मिल जाए, उसकी सहमति मिल जाए। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि पार्लियामेंट बिना स्टेट के कंसेंट के सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट्स को डेलीगेट कर पाता है, ये सेम पावर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के स्टेट के किसी फंक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं सौंप सकता। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंस देखा कि सेंटर दोनों मेथड यूज कर सकता है, कि एक तो अग्रीमेंट के माध्यम से, दूसरा लेजिस्लेशन के माध्यम से। अग्रीमेंट मतलब स्टेट्स के कंसेंट से, और लेजिस्लेशन मतलब स्टेट्स के बिना कंसेंट के। लेकिन स्टेट केवल और केवल अग्रीमेंट के माध्यम से ही अपने फंक्शंस को डेलीगेट कर सकता है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया तभी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेंट्रल को डेलीगेट कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हालांकि देखिए ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन आपको इन्हीं मुश्किल चीज़ों को, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो। और एग्जाम क्लियर करने के लिए दोस्तों फैक्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप फैक्ट को बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सब हेडिंग है कि कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखिए, हमारे संविधान ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है, अलग अलग किया है, लेकिन हमारे संविधान ने सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन के भी कई सारे बिंदुओं को रखा है। जैसे कि जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट बहुत सारे मामलों में अपना न्याय निर्णय कर सकती है, अपना एडजुडिकेशन दे सकती है। जैसे अगर वाटर का कंट्रोल हो किसी भी इंटरस्टेट रिवर के कॉन्टेक्स्ट में या रिवर वैली के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट जो है वो एडजुडिकेट कर सकती है, यानी ऐसे मामलों पे अपना न्याय निर्णय कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है अंडर आर्टिकल 263। अब इंटर स्टेट काउंसिल अलग अलग राज्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है, ताकि जो हमारा संघ है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। देखिए दोस्तों, फेडरल सिस्टम में संघ अच्छे से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र राज्य संबंध भी अच्छे हों और अलग अलग राज्यों के बीच भी संबंध अच्छे हों। तो इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से अलग अलग राज्यों के बीच में संबंधों को मधुर बनाए रखना, ये इसका एम होता है, और इसी के लिए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना आर्टिकल 263 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
फिर हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों में जो भी लोक अधिनियम है, पब्लिक एक्ट्स हैं, उनको, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको, जो भी हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीजर है उनको भारत के पूरे क्षेत्र में क्रेडिट मिलना है। यानी हमारे देश के अंदर कोई भी पब्लिक एक्ट हो, रिकॉर्ड हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, इन सब को हमारे पूरे इंडिया के टेरिटरी के अंदर फेथ और क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारे हमने सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन को देखा। अब यहाँ पे पूरे स्टेट में, पूरे देश में मिलेगा, पूरे इंडिया के टेरिटरी में मिलेगा, मतलब ये कि कोई भी जो कानून सेंटर ने पास किया है तो राज्य के अंदर उस कानून को मान्यता मिलेगी। आप इस तरीके, आपको इसको इस तरीके से समझिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज में केवल 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। यहाँ पे आईएफओएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, हम इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। अब ऑल इंडिया सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेंटर और स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को देखें, तो देखिए इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज पे इमीडिएट कंट्रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन इनको हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस आधार पे शामिल किया कि ये हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हमारे सेंटर और स्टेट इन दोनों की सहायता करते हैं। पहली चीज हमने क्या देखी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। कौन? ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज फेडरलिज्म के अगेंस्ट होने के बावजूद हमने इसलिए अपनाया कि ये हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता को इंश्योर करते हैं। और तीसरा कारण जिसको कि हमने जिसकी वजह से हमने ऑल इंडिया सर्विसेज को अपने उसमें शामिल किया कि देखिए जो ऑल इंडिया सर्विस है ये कोऑपरेशन को, ये कोऑर्डिनेशन को और जॉइंट एक्शन ऐसे को, ये कॉमन ऐसे इश्यूज पे जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, सेंटर और स्टेट इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं, ऐसे इश्यूज पे एक कोऑपरेशन की व्यवस्था करता है, एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करता है और एक जॉइंट एक्शन की व्यवस्था करता है। तो इन 3 वजहों से हमने ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट होने के बावजूद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। अब हम देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं। देखिए किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंटेड तो गवर्नर के द्वारा होते हैं, लेकिन इनको हटाया केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा जा सकता है। फिर पार्लियामेंट जो है एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के रिक्वेस्ट पे होगी। देखिए हर एक राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सेंट्रल लेवल पे हर स्टेट में एक एसपीएससी होता है, सेंट्रल लेवल पे एक यूपीएससी है, ठीक है, और एक जेपीएससी होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए क्या होता है, एक जेपीएससी होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करने का जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। इस मामले में स्टेट के गवर्नर को कोई भी राइट नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों कि यूपीएससी स्टेट के लिए भी काम कर सकती है अगर स्टेट ने रिक्वेस्ट किया हो। माफ कीजिएगा, अगर स्टेट के गवर्नर ने यूपीएससी से ये रिक्वेस्ट किया हो कि आप इस स्टेट के लिए भी काम करें, तो यूपीएससी प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने के बाद उस स्टेट के लिए काम कर सकती है। आप बस ध्यान से सुनते जाइए और इन चीज़ों को समझते जाइए, आपको एकदम सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर देखिए यूपीएससी जो है वो स्टेट्स को असिस्ट भी करती है कि वो ऐसे स्कीम्स को फ्रेम कर सके, ऐसे स्कीम्स को ऑपरेट कर सके, है ना, किसी सर्विस के बारे में जो जॉइंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा हार्मनी दिखती है कि जो सेंटर लेवल की जो एजेंसी है यूपीएससी वो स्टेट्स के लिए भी काम कर रही है ना। फिर स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उनको हटाया प्रेसिडेंट के माध्यम से जा सकता है। तो हमने यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में इस स्फेयर में क्या देखा, एक कोऑपरेशन देखा, कोऑर्डिनेशन देखा।
अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे, माफ कीजिएगा, कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है सीजेआई के कंसल्टेंट से, और साथ ही साथ वो उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्फेयर में तो फेडरलिज्म को अपनाया गया है, लेकिन जुडिशियल स्फेयर में फेडरलिज्म को नहीं अपनाया गया है। हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हालांकि स्टेट को हाई कोर्ट, जो स्टेट हाई कोर्ट जो होता है, इसका एडजुडिकेशन का दायरा मेनली होता है उस स्टेट के अंदर, लेकिन इस स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, सीजीआई से कंसल्ट करके और उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पार्लियामेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की भी स्थापना कर सकती है। अब इसका एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र और गोवा के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर अब हम देखते हैं रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे देश में हमेशा अच्छा वातावरण हो, हमेशा अच्छी स्थिति हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने अपने देश के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में देखा है कि कई बार इमरजेंसीज को अप्लाई किया गया है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो 356 का कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो। बट हमारे देश के अंदर एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को अभी तक इम्पोज नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इमरजेंसीज के दौरान कैसे रिलेशन होते हैं हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में, हम इसको समझते हैं। आर्टिकल 352 जब इम्पोज होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, तो ऐसी स्थिति में सेंटर के पास स्टेट्स के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है। फिर आर्टिकल 356 में देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को खुद से चलाता है और उसकी सारे पावर को अपने आप में वेस्ट, और गवर्नर के अंदर जो पावर है उसको किसी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे सकता है। तो आर्टिकल 356 यानी नेशनल इमरजेंसी, 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, इन दोनों स्थितियों में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बन जाता है। और आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है और हमारे देश में एक बार भी आज तक इम्पोज नहीं किया गया है। तो इन फाइनेंशियल इमरजेंसी के की स्थिति में भी जो स्टेट है उसके ऊपर सेंट्रल का पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब कुछ ऐसे अदर प्रोविजंस भी हैं जो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को बताते हैं, जैसे कि सेंटर की ड्यूटी अंडर आर्टिकल 355। 355 कहता है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी राज्य पे कोई बाहरी हमला होता है या राज्य के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे आपात स्थितियों से निपटने में उस स्टेट की सहायता करना, उस स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ये सेंटर की जिम्मेदारी है। तो सेंटर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रही है। अगर सेंटर को ये लगता है या गवर्नर को ये लगता है कि किसी राज्य में सरकार संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वो सेंटर को बोल के वहां पे प्रेसिडेंट रूल, या फिर प्रेसिडेंट को बोल के वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करवा सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, और ये जो गवर्नर है वो सेंटर का एजेंट होता है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये भी गवर्नर के द्वारा तो अपॉइंट होता है, लेकिन इसको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारे 10 सब हेडिंग्स के अंदर हमने सेंटर और स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को समझा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सारे डिस्कशन से आपको फायदा मिला होगा। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्फेयर में सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है उसको समझेंगे, और सेंटर स्टेट रिलेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत ही जल्द आपसे अगली वीडियो में, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन का पार्ट 3 होगा, उसमें मिलूंगा। और जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर आप सबको, मेरे दोस्तों, कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
ताकि आपकी तरह उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद।